Welcome to the IS Next. हेलो पीपल, मैं वंदिका शुक्ला वापस आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू करेंगे मिस्टर चिराग गर्ग का, जिन्होंने CAPF 2017 में फर्स्ट रैंक हासिल की है। ये जर्नी जो होती है इट इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और इस जर्नी में देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। यू विल फील कि आपकी स्ट्रैटेजी शायद सही नहीं है। सब चीज़ें, हर तरह की इंसान इमोशंस के थ्रू जाता है। बट देयर इज़ वन थिंग विच वन नीड्स टू कीप इन माइंड, दैट इट इज़ the success should be measured by the number of times you come back from failure, the number of times you can bounce back from failure, and that should be the only parameter you should have on a daily basis. हेलो सर, वेलकम टू IS नेक्स्ट। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी 2017 में CAPF में फर्स्ट रैंक आने के लिए। थैंक यू मैम। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए आफ्टर योर सिलेक्शन? आई थिंक सबसे मेन तो ये होता है कि आपको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका वापस से आ जाता है once you get selected. However, I feel that learning should not stop then, because it is a beginning. It is not an end in itself. It is a beginning. So learning is always a continuous process. तो आपको आगे भी सीखने की वो इच्छा, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि once you get selected, अरे चलो अब तो हो गया, अब तो मजे हैं। ऐसा नहीं होता। It's more of a learning which should remain continuous. जी सर। जी। But yes, there is a sense of satisfaction and there is a sense of achievement and some sense of confidence which comes in definitely. बाकी चीजें I think are more allied, so that does not matter much. जी सर। तो क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं, मैंने इससे पहले अटेम्प्ट दिया था, पर ये वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर प्रिपेयर करके दिया था। जी सर। तो जैसा हम लोगों ने आपके बारे में पढ़ा है, या फिर जितने भी हमारे सोर्सेज थे जिसके थ्रू हमको जानकारी मिली है, तो आप इसके पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे थे, तो उसके बाद आपने सीधे CAPF में आपकी फर्स्ट रैंक आई। तो आखिर आपने ये कब डिसाइड किया कि अब आप CAPF के लिए प्रिपेयर करेंगे? सो बेसिकली मैंने एक इंजीनियरिंग करी थी, तो इंजीनियरिंग थापर से करके उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट हो गया था मेरा। तो कैंपस प्लेसमेंट के हमारा आखिरी सेमेस्टर में एक इंटर्नशिप का पीरियड होता है, तो मैंने उसी टाइम पे प्रिपरेशन अपनी सिविल सर्विसेज के लिए बेसिकली स्टार्ट करी थी। एंड इन द कोर्स ऑफ माई प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज ऑल्सो, मैंने CAPF का एग्जाम का भी मुझे पता चला, मैंने उस एग्जाम को भी पढ़ा क्योंकि उसका काफ़ी ओवरलैपिंग सिलेबस भी था एंड द जॉब प्रोफाइल वाज ऑल्सो गुड। तो इसलिए मैंने CAPF का प्रॉबली, जब आप इन दोनों का जो CAPF का एग्जाम है और जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स है, वो काफ़ी साथ ही हो जाते हैं, एक महीने के गैप में होता है। जी। तो आपका सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के साथ ही ओवरलैप हो जाते हैं। द अदर थिंग जो उसके ज़्यादा जो अलावा रह जाता है CAPF का, वो मैंने उसके बाद किया था, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के बाद। जी सर। और आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या था? मैंने इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में। जी अच्छा। जी। और ये पेपर 3 चरणों में होता है, पेपर 1, पेपर 2 और फिर बीच में वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें हमको क्वालिफाइंग राउंड होता है वो सिर्फ। तो अगर हम स्टार्ट करें तो पेपर 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें 6 टॉपिक्स हैं आई गेस। तो आप पर टॉपिक के बारे में अपनी स्ट्रेटजी बताते जाइए, हम टॉपिक के नाम आपको बताते जाते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, हाउ डिड यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट? जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए जैसे मेरा थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मैथ्स भी मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है, तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा अलग से नहीं किया था। बट फॉर पीपल जिनको थोड़ा ब्रशअप करने की ज़रूरत है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका मैथ्स थोड़ा छूट गया है, 10th के बाद ज़्यादा मैथ्स नहीं किया है या 12th के बाद नहीं किया है, तो आई थिंक उसका बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप किसी भी प्रॉबली MBA का मटेरियल से उठा के आप देख सकते हैं। MBA के मटेरियल में वो बहुत ही प्रिसाइज हर एक टॉपिक को सॉल्व एग्जाम्पल्स केवल उसके आप सॉल्व कर लीजिए अपने लिए, तो उससे आपको यू विल नो कि हर एक टॉपिक के ऊपर लिमिटेड डेप्थ तक आपको क्वांटिटेटिव क्वांट में आपकी पकड़ बन जाएगी। आपको फॉर्मूलाज, बेसिक कॉन्सेप्ट, हर टाइप के क्वेश्चंस जो इस लेवल तक आते हैं वो आपका सारा मिल जाएगा। आपको बहुत कम एफर्ट से ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। तो MBA का मटेरियल इज़ वन विच आई कैन सजेस्ट। सेकेंड, अदरवाइज
गो फॉर एनी अदर मटेरियल ऑफ क्वांट विच इज देयर, अगर कोई मार्केट में है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, बट आई वुड ऑलवेज प्रेफर समथिंग विच इज वेरी प्रिसाइज, जो टाइम ना लगाए ज़्यादा, कि आप पता चला एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। बाकी दूसरी चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो मुझे लगती है कि आप पिछले 4 से 5 साल के पेपर्स को सॉल्व करिए CAPF के, और उसके अंदर जब आपने एक बार जैसे क्वांट वगैरह पढ़ लिया तो उसके बाद आप 4-5 साल के पेपर सॉल्व करिए, एंड देन यू सी वेयर आर यू लैकिंग, आपने कहाँ पे कैसे उसमें बहुत पजल्स के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब में आप देखेंगे कि हाँ जैसे बहुत बार एक फिगर्स मिलती हैं कि कितने ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर या कितने लाइंस हैं, तो उन सब का एक मेथड होता है करने का, तो probably you will also have to search the internet for that कि इनका क्या solution है, so there is a particular method to solve those questions। तो आप जब previous year questions करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि ये apart from a general quant आपको और क्या करना है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि पेपर को सॉल्व करिए। और जनरल साइंस आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे की थी? जनरल साइंस आई थिंक 6th to 10th NCERT इज सफिशिएंट, पर उसको 2 ऑप्शन है, या तो आप NCERT को पढ़ लीजिए या फिर कोई NCERT का कंपाइलेशन आपको कहीं मिल रहा है किसी भी उससे पब्लिकेशन से, तो आप कंपाइलेशन भी देख सकते हैं उसको। उसके अलावा फिर से मैं यही कहूँगा साइंस के लिए भी कि आपको प्रीवियस ईयर के 4 से 5 साल के क्वेश्चंस देखने चाहिए, एंड बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस NCERT के स्कोप से बाहर आ रहे हैं आजकल, तो उसमें वो पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप लूसेंट, एक GK लूसेंट की किताब आती है लूसेंट जनरल नॉलेज, तो उसमें सारे ही टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक्स आते हैं, वो बहुत प्रिसाइज है, तो आप लूसेंट से केवल उतने ही लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं जो आपने फील करा कि NCERT के पर्व्यू से बाहर आ रहे हैं। एंड हाउ अबाउट करंट इवेंट्स? करंट अफेयर्स के लिए आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, तो 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स को एक साथ, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, आई बिलीव, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको बाद में अगर लेट्स से आप कोई कंपाइलेशन पढ़ भी रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो आपको वो याद रखने में ईजी होगा कि आपको जब पता होगा न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि हाँ ये इशू आया था, तो आधी चीज़ें आपने सुनी हुई होंगी या पढ़ी हुई होंगी, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। दूसरा, तो उसके बाद आई थिंक कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप एक करंट अफेयर्स का मटेरियल पढ़ सकते हैं एंड टू एंड। मैंने जैसे विजन IAS का उठाया था अपने टाइम पे, तो वो आज भी मैं मानता हूँ कि आई थिंक इट इज़ फाइन, एंड उसके अलावा एक गवर्नमेंट स्कीम्स को भी आप एक साथ कोई कंपाइलेशन देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉलोइंग कुछ ना कुछ आजकल एक्रोनिम्स बहुत सारे आने लग गए हैं, कोई इनिशिएटिव्स, कोई स्लोगन आने लग गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, तो वो एक साथ कंपाइल रहेगा तो आपको इजी रहेगा। थोड़ा सा इंडिया ईयरबुक को भी देखना ज़रूरी है कि इंडिया ईयरबुक को आप चाहे उसकी समरी ले लीजिए, बट उसको देखना भी ज़रूरी है एक बार फ्लिप थ्रू करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी कवर हो रही हैं अब जो प्रॉब्लली कहीं नहीं मिलती, मिसलेनियस चीज़ें आती हैं वहाँ से। जी, और ये इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी? पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की बुक करी थी, एंड लक्ष्मीकांत पे अब लेटेस्ट एडिशन एक और आ गया है, बट इवन इफ समबडी हैज़ अ प्रीवियस एडिशन देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। एंड इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल की वीडियोस हैं, अब वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं मृणाल सर, मगर उनके वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं आई थिंक आज भी, तो मैंने वहीं से उस टाइम उसको प्रिपेयर किया था इकोनॉमी को। उसके अलावा श्री राम के नोट्स भी करे हैं, श्री राम के नोट्स भी अच्छे हैं, तो वो आप उसको सप्लीमेंट करने के लिए कर सकते हैं उसके आगे, बट अगर टाइम नहीं है तो केवल आई थिंक मृणाल के वीडियोस के आप नोट्स बना के पढ़ेंगे दैट इज सफिशिएंट। जी, इसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री की प्रिपरेशन आपने कैसे की? हाँ, तो हिस्ट्री में एक तो मॉडर्न हिस्ट्री आती है आपकी, तो मॉडर्न हिस्ट्री में यू हैव आई रेड स्पेक्ट्रम एंड बिपिन चंद्रा का पुराना NCERT जो था, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, NCERT है पतली वाली, उन दोनों को पढ़ा था मैंने। एंड सेकेंड इज कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री। तो कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की किताब अच्छी है, आई वुड से नितिन सिंघानिया की बुक है। देन एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने एंशिएंट हिस्ट्री करी थी, DN झा एक बुक है, DN झा, वहाँ से की थी, तो एक पतली सी बुक है काफ़ी वो। एंड मिडिवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बट वो भी आज की डेट में थोड़ा सा करना ज़रूरी है कि अगर बेसिक क्वेश्चंस आ गए और आपसे गलत हो गए तो इट विल बी अ लॉस।
तो मिडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th एंड 12th की मिडिवल हिस्ट्री उसमें आती है, एंड वो बहुत ब्रीफ में दी हुई है, तो आप उसको केवल देख सकते हैं। एंड इसके अलावा आई थिंक ये सारा हिस्ट्री को एक सप्लीमेंट करने के लिए थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 2, ये 2 NCERTs हैं क्लास 11th 12th की, इनको करना भी बेटर रहेगा। मतलब दैट इज एक बार इसके बाद आप ये करेंगे तो बेटर रहेगा, कि वहाँ से भी मैंने फील करा है कि क्वेश्चन आए हैं, तो थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड 2 अच्छी है। जी, इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट जो है वो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो फिर उसकी प्रिपरेशन के बारे हाँ, में कुछ बता दें। ज्योग्राफी में क्लास 11th की NCERT, एक तो आपकी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है, सेकंड इंडिया पीपल इन इकोनॉमी क्लास 12th की NCERT है। इसके अलावा वर्ल्ड फिजिकल की एक NCERT है क्लास 12th की। ये 3 NCERTs बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बेस बनाती हैं आपका। एंड फिर आपका एक GC लियोंग एक बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की, उसको करना चाहिए। एंड उसके अलावा आई वुड से कि मैपिंग को आप एग्जाम के जस्ट 1 महीना पहले आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करिए कि मैपिंग करंट अफेयर्स फॉर मैपिंग फॉर करंट अफेयर्स, इस तरह से। तो फिर आपको जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ रही हैं या फिर जो जो एरियाज इन न्यूज़ हैं, वो सारे एरियाज आपको मैपिंग में, मतलब आजकल बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, तो वो वीडियोस एक बार देख लीजिएगा कि कौन सी सिटी कोई सिटी रही हो, कोई कंट्री रही हो, तो वो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम आपको वहाँ की मैपिंग करा देते हैं, तो वो अच्छा रहता है। आई थिंक वो मैपिंग करनी जरूरी है आज की डेट में। और उसके अलावा आई थिंक उसके अलावा एक आई थिंक हाँ, इतना इनफ है ज्योग्राफी के लिए। जी सर, फिर इसके बाद पेपर 2 पे में इंग्लिश पे बेसिकली फोकस इसमें अपने एनवायरनमेंट, आई थिंक इसमें एनवायरनमेंट भी तो आता है, नहीं आता? सर आता है, बट वो शायद वर्ड ज्योग्राफी और जनरल साइंस इन सबको मिला के कवर हो जाएगा। नहीं, एनवायरनमेंट का अलग है। सो एनवायरनमेंट के लिए भी आपको अलग से देखना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट आई थिंक एक तो आपको क्लास 12th बायो की NCERT है, उसकी आखिरी यूनिट आपको करनी चाहिए, विच इज फ्रॉम चैप्टर 13 आई थिंक। तो इकोलॉजी की एक एनवायरनमेंट, वो एक इकोलॉजी की यूनिट अलग से क्लास 12th की बायो की बुक में। एंड दूसरा शंकर IAS का मटेरियल अच्छा है एनवायरनमेंट का। जी सर, फिर पेपर 2 के बारे में भी कुछ डिस्कस करिए। इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एसे, रिपोर्ट राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, तो फिर उसके बारे में भी कुछ बताइए। ओके, तो टू स्टार्ट ऑफ लेट्स स्टार्ट विद कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन में आई थिंक द बेसिक थिंग इज कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार हमें 2 लाइन में, 1 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, उसका आंसर जो होता है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप आंसर जो लिख रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द पैसेज। ऐसा नहीं कि पैसेज में कोई लास्ट में और भी कुछ बात थी जो लिख सकते थे। सेकेंड इज यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। डोंट थिंक कि आपने 2 लाइन में आंसर खत्म कर दिया तो वो कब बेकार है, उसमें 2-3 लाइन में ही खत्म हो जाता है आंसर। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज राइट इन योर ओन वर्ड्स। जस्ट डोंट कॉपी इट फ्रॉम द पैराग्राफ इटसेल्फ, कि एक पैराग्राफ से एज इट इज उठा लिया, वो नहीं होना चाहिए। आपको अपने वर्ड्स में लिखना चाहिए वो पूरा, तो वो जरूरी है। दैट इज व्हाट यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंशन, दैट कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो आप, कि जो पैसेज में दिया है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, तो आप उसको एड्रेस करते हुए अपने वर्ड्स में लिखिए, सिंपल, शॉर्ट, क्रिस्प, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, प्रेसी राइटिंग के लिए मेरा अपना ये फंडा है कि आपको 1/3 एग्जैक्ट वर्ड्स में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रेसी 900 वर्ड्स का है, तो 900 वर्ड्स मीन्स आपका 1/3 इज 300। मतलब 900 इज टू मच एक्चुअली। लेट्स से द प्रेसी इज 750 वर्ड्स एंड तो उसका मतलब आपको 250 वर्ड्स एग्जैक्ट में मैं खत्म करता था, 249 और 251 भी नहीं। प्लस माइनस 1 वर्ड का भी आपको बहुत ही कुछ भी नहीं हो पा रहा तब करिए, अदरवाइज यू शुड मेक श्योर कि एकदम एग्जैक्ट 1/3 हो। क्योंकि एंड उसको करने का बेटर तरीका है कि यू कैन राइट इट इन रफ एक बार, और बहुत रफली लिख लीजिए बस कि हाँ मोटे तौर पे मैंने ये लिखा है, और वर्ड्स एक बार काउंट कर लीजिए, देन यू कैन सिंपली फेयर इट आउट इन द एग्जाम। और उतना टाइम होता है, पर हाँ आपको उसमें थोड़ा सा मेंटली फ्री होकर लिखना पड़ता है, वो पहली बात। दूसरी बात, प्रेसी राइटिंग में आपको इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड नो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन द पैसेज, all the passage should be covered. Yes sir. Third is you should write it in your own words. ये भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसको हम रीफ्रेज नहीं कर पा रहे तो हमने उसे ऐसे ही लिख दिया, ऐसे लिखेंगे तो उसके मार्क्स कट हो सकते हैं।
write it in your own words, make sure you're covering all the points of the passage and make sure it is in 1/3 of the length. तो ये 3 चीजें इसकी बहुत जरूरी हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं ये उसके पैसेज राइटिंग के। इसके अलावा जो ग्रामर है, ग्रामर का आई थिंक बेस्ट वे है कि आप पिछले 4 या 5 साल के पेपर्स को ही देखिए, सॉल्व पेपर्स को, उसे सॉल्व करिए। और अगर आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन या किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ ग्रामर में दिक्कत आती है, तब आप उसको अलग से आप उसकी हेल्प ले लीजिए, चाहे आप इंटरनेट की हेल्प ले लीजिए, चाहे किसी क्लास 10th की ग्रामर की बुक की हेल्प ले लीजिए। मतलब मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही देखे थे, उससे ज़्यादा नहीं देखा था। और इसके बाद आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग आता है। तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग में 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको फॉर एंड अगेंस्ट दोनों लिखना है, राइट इट इन पॉइंट, ट्राई टू राइट एटलीस्ट 5 or 6 points, मिनिमम 5 points और एटलीस्ट 6 points फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन, दोनों 6 point फॉर एंड 6 point अगेंस्ट। एंड ऑल्सो कंक्लूड, राइट सम कंक्लूजन कि जो भी उसका टॉपिक दिया हुआ है उसमें कंक्लूडिंग लाइन होनी चाहिए, चाहे वो वे अहेड हो, चाहे वो मिडिल वे हो, चाहे वो आपका अपना ओपिनियन हो, बट दे शुड बी अ कंक्लूडिंग लाइन। एंड ट्राई करिए अगर उसमें आप एक लाइन इंट्रोडक्शन की भी शुरू में डाल दें तो बेटर है, बट इंट्रोडक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ जाता है कि वो होना ज़रूरी है। यस सर। रिपोर्ट राइटिंग जहाँ तक रहती है, रिपोर्ट राइटिंग का आपको फॉर्मेट होता है। तो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट आप मैंने इंटरनेट से ही सर्च करके देखा था एक बार कि जो भी सीबीएसई या किसी सीबीएसई टाइप की वेबसाइट में अगर दिया हुआ था तो वही फॉर्मेट मैंने पिकअप करा था। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग की 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यू शुड जस्ट एक बार देखिए कि आपने वहाँ पे जो रिपोर्ट है वो कैसे दी हुई है। लेट्स से कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस एक्सीडेंट में फर्स्ट पैराग्राफ में सारे फैक्ट्स आ जाते हैं एक साथ ही कि एट सो एंड सो प्लेस ये वाली ट्रेन, ये वाली कार का एक्सीडेंट हो गया एट सो एंड सो आवर्स एट दिस सिटी, जिसमें इतने लोग मर गए एंड जिसके ये हो गया। तो पहले ही 2 लाइनों में सारी बातों का क्रक्स आ जाता है। एंड फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है कि पीपल आए, लोग आए थे, लोगों ने आके लोगों को बचाया एंड नाउ इतने लोग बच गए हैं, इतने नहीं हैं, एंड द अथॉरिटीज आर सेइंग कि दिस इज द रीजन व्हिच इज व्हाई द एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग, एंड देन राइट अ 1 पैराग्राफ अबाउट व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट दोज एक्सीडेंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन की रिपोर्ट पे कोई लिखना है कि सिटीज़ बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहे हैं, तो एक पैराग्राफ में आप स्टार्ट कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू सो एंड सो रिपोर्ट इंडिया के इतने सिटीज़ जो हैं उनका पोल्यूशन लेवल यहाँ तक पहुँच गया है एंड जिसकी वजह से एक सीरियस कंसर्न है एंड दिस इज द सेकंड टाइम जब ऐसी कोई रिपोर्ट या ऐसे कोई आ रही है। तो आपने पहले एक पैराग्राफ में सारा क्रक्स बता दिया कि क्या मेजर फैक्ट्स हैं। And then on the second paragraph, you should talk about what is the Indian government saying about it, what are the reasons behind it, then what are the consequences, and what are the solutions. अलग अलग पैराग्राफ्स में आपने लिख दिया कि एक में आपने रीजंस लिख दिया, एक में आपने कॉन्सिक्वेंसेज लिख दिया और एक में आपने सोल्यूशंस लिख दिया। तो इसी तरह से आपको रिपोर्ट राइटिंग को अलग अलग पैराग्राफ्स में करना है। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप किसी भी रिपोर्ट को इस पर्सपेक्टिव से जब पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पिकअप करना शुरू हो जाएगा कि अच्छा मुझे क्या क्या लिखना है कोई भी गिवन टॉपिक पे। जी सर। इसके बाद आपका एस्से बचा है। हाँ, तो एस्से में 2-3 चीज़ें मुझे लगती हैं कि एक है ना, कुछ पर्टिकुलर थीम्स होते हैं, जैसे आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, डेमोक्रेसी हो गई, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, देन प्रॉबली ग्लोबलाइजेशन हो गया, राइट। तो इस तरह के कुछ जनरल थीम्स हैं जो अगर आप जॉट डाउन करेंगे तो 10 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो आप पहले तो उन थीम्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स अपने पास रख लीजिए इन टर्म्स ऑफ डेटा की पोल्यूशन के रिलेटेड डेटा डाल दीजिए, वाटर क्राइसिस के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, एजुकेशन वगैरह तो हुई, तो हर एक के ऊपर कुछ डेटा हो कि अकॉर्डिंग टू सो एंड सो स्टडी, लाइक फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 21 सिटीज का ग्राउंड वाटर विल गेट डिप्लीटेड बाय 2020। सो दिस इज वन डेटा यू कैन कीप इन हैंडी फॉर वाटर क्राइसिस। सिमिलरली एग्रीकल्चर में कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट मोर देन 40% ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इनएफिशिएंट इरिगेशन की वजह से लूज हो रहा है। तो इस तरह का आप कुछ एग्रीकल्चर के रिलेटेड अलग अलग चीज़ों में आप डाल सकते हो। तो आपके पास कोई डेटा होना चाहिए, बिकॉज एनी पॉइंट दैट यू आर मेकिंग इन दी एस्से शुड बी सब्सटैंशिएटेड इफ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सम डेटा। Yes, sir. It is always helpful. Second, try and write more perspectives about the thing. Social aspect, political aspect, economic aspect, international relations का aspect, internal security का aspect, तो ये जितने एस्पेक्ट आप सोच सकते हो, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ठीक है, जोग्राफिकल एस्पेक्ट, तो जितने एस्पेक्ट्स आप सोच सकते हैं उतना एस्पेक्ट्स को आप लिखिए। जितने मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आप डालेंगे उतना बेटर है। जी।
तो ये दो चीजें हैं. थर्ड इज कोटेशन. आई थिंक कोटेशन हर एक जगह नहीं फिट करते, बट इफ यू हैव सम कोटेशंस इन हैंडी इट ऑलवेज हेल्प्स यू. तो क्योंकि हमें सीएपीएफ के पेपर में 4 एस्सेज लिखने होते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड ऑन ईच एस्से. जी इसीलिए मतलब यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग एट द फर्स्ट गो इटसेल्फ, जिसमें वर्ड लिमिट भी कम है. तो आपको ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं. आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स लॉजिकली कुछ डेटा के साथ सब्सटैंशिएट, कुछ एग्जांपल्स करंट इवेंट्स के डाल सकते हैं अगर आप सब्सटैंशिएट करने के, वो भी अच्छा रहता है. तो दैट इज हाउ यू स्कोर मोर मार्क्स देन अदर्स. डेटा डाल दिया, एग्जाम्पल डाल दिया कोई करंट इवेंट से, किसी भी टॉपिक पर अगर आप करंट इवेंट से रिलेट करके उसके बाद लिख सकते हैं, वो हमेशा प्रेफर किया जाता है. जी तो ये कुछ बेसिक्स हैं एस्सेज के जो जरूरी है जानना. तो इसके बाद अब हम लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे आते हैं. तो फिर इसकी प्रेपरेशन आपने कैसे की थी? इट वाज जस्ट अ क्वालिफाइंग राउंड बट देन आल्सो इट इज इम्पोर्टेंट. तो जी कैसे की थी हाँ, आपने मतलब preparation? मेरे टाइम पे मतलब फिजिकल जो होता है सीएपीएफ का, मतलब दैट इज ऑल्सो एन एलिमिनेशन राउंड बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू गेट रिजेक्टेड इन द फिजिकल. तो हमारे टाइम पे भी काफी लोग शॉर्टपुट पे भी इनफैक्ट रिजेक्ट हो गए थे, बिकॉज आपको उसमें मेरे ख्याल से एक बार आपको सब कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्टपुट है, तो शॉर्टपुट के देयर आर सम डूज एंड डोंट, देयर आर सम रूल्स कि आपको कहीं किसी पर्टिकुलर तरह से एंटर करना होता है, लाइन आपको क्रॉस नहीं करनी है, टच नहीं करनी है, एंड यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम अ पर्टिकुलर वे. सो हमारे केस में ऐसा हुआ था कि अगर आपने वो रूल वायलेट कर दिया, लाइन टच हो गई, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते थे. एंड देयर इज ओनली वन चांस व्हिच इज गिवन. तो अगर आपसे गलती से भी नर्वसनेस में भी अगर आपसे ऐसा कुछ रूल उसके वो हो गए, टूट गए, तो यू आर आउट. तो इट इज बेटर कि आप एक बार उसको या तो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, शॉर्टपुट का क्या रूल्स हैं, क्या कैसे करते हैं, वो देख लीजिए. वो सबसे बेसिक है कि दैट इज समथिंग, वो बहुत ईजी होती है, मगर वो आपको ध्यान में रखनी है ये चीज़. एज फार एज लॉन्ग जंप इज कंसर्न, 100 मीटर इज देयर. तो 100 मीटर का अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, अगर आपको नहीं हो रहा है देन यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे. और जैसे आप 800 मीटर्स अगर रन कर रहे हैं, तो 800 मीटर्स के लिए टाइमिंग आपको करने की ज़रूरत है. तो मैंने काइंड ऑफ 1 मंथ के आसपास प्रैक्टिस किया था रनिंग वगैरह. और आई यूज्ड टू रन अराउंड, शुरुआत में 800 मीटर से शुरू किया, पर मैं टाइमिंग नहीं करता था पहले, क्योंकि टाइमिंग ऑब्वियसली मेरी स्लो थी उस टाइम तक. मगर उसके बाद 800 मीटर से मैंने अपना स्टैमिना बिल्ड करते हुए 1.6 तक पहुंच गया था. एंड 1.6 के बाद जब स्टैमिना आपका 1.6 तक का हो गया, देन यू स्टार्ट टाइमिंग योर 800 मीटर्स कि, एंड यू स्टार्ट कीपिंग यू नो, क्योंकि आपके पास वॉच नहीं होती है जब आप रन करते हैं वहाँ पे. देयर इज द सेंट्रल वॉच जो वहाँ पे वो अनाउंस करते रहते हैं कि 10 सेकेंड्स टू गो, 5 सेकेंड्स टू गो, वो, लेकिन आप पे लगातार वॉच नहीं होती देखने के लिए कि कितना टाइम निकल गया. तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है उसमें. तो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, तो उसके हिसाब से अगर उनको लगता है उन्हें ज़्यादा की जरूरत है, तो दे कैन स्टार्ट ऑफ इवन अर्लियर. एंड सिमिलरली वेट का भी वहाँ पे इशू आता है, ओवर वेट का, अंडर वेट का, ये भी वहाँ पे एलिमिनेशन का वो है, पैरामीटर है. एंड लॉन्ग जंप इज ऑल्सो अनदर थिंग कि लॉन्ग जंप ऑल्सो नीड्स प्रैक्टिस एंड सम टेक्निक. तो वो काफ़ी लोग लॉन्ग जंप में, लेकिन 3 चांसेस, लॉन्ग जंप में 3 चांसेस मिल जाते हैं. तो उसमें अगर इफ यू आर डूइंग वेल इन योर प्रैक्टिस, तो आपका वहाँ पे भी हो जाता है. बट प्रैक्टिस तो आपको एक बार करनी पड़ेगी. वही 1 मंथ मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज देना चाहिए, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर लाइन. जी सर. बिकॉज माई लॉजिक इज ऑल्सो कि हम लोग नॉर्मली एकेडमिक एग्जाम ज़्यादा देते हैं जिसमें पढ़ाई से रिलेटेड होता है. फिजिकल एग्जाम देने की हमारी कभी आदत नहीं रही होती, ज़्यादा दिए नहीं होते हम लोगों ने. तो इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर फॉर अस. तो इट इज़ बेटर दैट यू प्रैक्टिस फॉर इट. फिर इसके बाद अब हम आते हैं इंटरव्यू पे. तो फिर इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए क्या आपने कुछ खास तैयारी की थी? हाँ देखिए, इंटरव्यू की प्रेपरेशन को मैं अलग अलग बकेट्स में डिवाइड करूंगा इनफैक्ट. सो देयर इज वन बकेट विच इज करंट अफेयर्स जो आपको प्रिपेयर करना है. दूसरा है आपका इंटरनल सिक्योरिटी एंड योर प्रोफाइल ऑफ सीएपीएफ, जिसमें आपने फोर्सेस कौन सी दी हैं और ये सब होता है. तीसरा आपका अपना डैप होता है कि आपके बारे में जो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, आप क्यों आना चाहते हैं, और आपने कोई भी चीज़ अपने लाइफ में जो जो इवेंट्स किए, आपने ये इवेंट क्यों किया, इस तरह की चीज़ें. तो ये तीसरा एस्पेक्ट होता है कि आपका डैश, आपके करंट अफेयर्स और थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी एंड फोर्सेस के बारे में पढ़ना. जी. ये 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ इंटरव्यू को.
तो करंट अफेयर्स आई थिंक वन शुड बी वेल वर्स विद द मेजर इश्यूज पूरे साल में जो हुए हैं, मेजर इश्यूज, नॉट द माइनर वन, माइनर इश्यूज ऑफ द लास्ट 2 to 3 months, एंड उसके पर्टिकुलर 1 week जो इंटरव्यू के एक हफ्ता पहले का पूरा वीक है, उसमें तो ही शुड बी वेल वर्स विद डेली न्यूज इनफैक्ट, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है एक हफ्ते पहले तक की। तो वो बिकॉज दे एक्सपेक्ट अ पर्सन टू नो कि अच्छा अभी रिसेंटली ये हुआ था, तो डू यू नो समथिंग अबाउट इट। तो इसलिए करंट अफेयर्स को पूरे साल में मेजर इश्यूज, उसके 3 months में इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रिलेटिवली यू गो डीपर, एंड द लास्ट 1 week यू शुड नो डेली न्यूज कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जी। सेकेंड, आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी आ जाता है, यू शुड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द असिस्टेंट कमांडेंट। एंड मतलब अंडरस्टैंड से मतलब ये नहीं कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि मेरा काम क्या होने वाला है, कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन में ये रोल है या नहीं। यू आर अल्टीमेटली अ लीडर, यू आर अल्टीमेटली अ मैनेजर, यू हैव टू मैनेज थिंग्स। किसी भी कंपनी में मैनेजर जो रोल करता है, ही असाइंस वर्क टू एवरीबडी, ही मेक्स श्योर कि एवरीबडी इज एट द बेस्ट ऑफ देयर एफिशिएंसी, so he is looking after the welfare of everybody, so that is the role of a manager, so you are playing a similar role here। हमारा मैंडेट क्या है अलग अलग फोर्सेस का, चाहे वो CAPF, CISF हो, CRPF हो, ITBP हो, SSB हो, तो BSF हो, तो किसी भी फोर्स में आपको हर एक फोर्स का पहले तो मैंडेट पता होना चाहिए, उनका क्या लॉजिक था, क्यों बनी, क्या अभी रोल प्ले करती हैं, क्या चैलेंजेस हैं उनके। देन द फर्स्ट 2 फोर्सेस जो आपने अपने डैश में डाली हैं चॉइस में, उसके बारे में आपको और डिटेल में पता होना चाहिए कि आप उसमें क्यों जाना चाहते हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, हाउ विल यू मोटिवेट योर जवान इफ यू, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर CISF, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स CISF जवान फील नेग्लेक्टेड इन द industries they are deployed in, so how do you motivate them to do the best in their duties। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों में आपको देखना पड़ता है, आप कैसे लर्निंग कैपेसिटी अपनी वो करेंगे कि लर्निंग, जैसे हर आदमी को सीखने की वो रहती है, तो हाउ विल योर क्रेव फॉर लर्निंग बी मेट इन दिस जॉब प्रोफाइल। तो थिंक एट अ वेरी ग्राउंड लेवल कि आप डेली में काम जो कर रहे होगे, कैसे आप क्या क्या तरह की चीज़ों को फेस करोगे, क्या क्या चैलेंजेस आप डेली लेवल पे फेस करोगे, वो चीज़ों को आप सोचिए। तो जितना आप क्लियरली और लॉजिकली सोचेंगे, आई थिंक आपका इंटरव्यू उतना अच्छा जाएगा, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर समबडी हु हैज मेच्योरिटी इन थॉट एंड ही नोज व्हाट ही इज गोइंग इनटू, एंड ही हैज अ गुड विजन अबाउट द रोल ही इज गोइंग टू बी इन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा विजन होना बहुत जरूरी है, एक अच्छी सोच होनी बहुत जरूरी है। तो वेदर ही इज वेलफेयर ओरिएंटेड फॉर द जवान ही इज वर्किंग विद, तो वो सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो ये आई थिंक, एंड इन फैक्ट all the issues related to internal security, Naxalism, terrorism, कि अगर you should not just be knowing superficially about them, you should get into a little more detail कि ये issues अभी भी persist क्यों कर रहे हैं। अगर इतना ही easy होता बस डेवलपमेंट कर दो, नक्सलाइट खत्म हो जाएगा नक्सल एरिया, तो गवर्नमेंट कर देती है अब तक, बट तब भी वो इशू persist कर रहे हैं। देयर इज सम लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट, तो गेट इनटू द लॉजिक ऑफ इट कि क्यों हो रहा है, क्या तरीका है, क्योंकि इंटरव्यूज में इन सब चीज़ों पे भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि आपको क्या लगता है ऐसा करने से होगा नहीं होगा। देन थर्ड इज डैप, आपको डैप के रिलेटेड आप किस प्लेस से हो, कौन सी स्टेट डिस्ट्रिक्ट कहाँ से हो, आपने कहाँ से स्कूलिंग करी, आपकी ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं वो। जैसे मैं इंजीनियर था तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था, हाउ विल माई इंजीनियरिंग डिग्री हेल्प मी इन माई जॉब, एंड दे ग्रिल्ड मी इनटू दैट क्वाइट अ लॉट। तो उन्होंने उसमें डिटेल में पूछा था मेरे से। तो आई थिंक यू शुड बी, जब तक आपको अपना रोल नहीं पता होगा तब तक आप अपने इंजीनियरिंग प्रोफाइल को कैसे इंक्लूड करोगे अपनी जॉब में, या फिर अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ है तो आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इंक्लूड करोगे जॉब में, या अगर आपकी कोई वीकनेस है तो आप अपनी वीकनेस से कैसे बचोगे अपनी। तो आपको अपनी जॉब के साथ तभी रिलेट कर पाओगे जब तक आप अपनी जॉब को समझोगे नहीं कि आपका काम क्या है, राइट। सो ये जितना आप लॉजिकली सोचोगे, इट इज मोर ऑफ थिंकिंग एंड लेस ऑफ स्टडिंग। स्टडी नहीं करने हैं इंटरव्यू के लिए, उतना सोचना ज़्यादा है छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को लेके कि क्या करना है, तुम क्यों आना चाह रहे हो वहाँ पे। एंड प्रोबेबली इट इज़ ऑल्सो वेकअप कॉल, बिकॉज बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता एग्जाम के बारे में। एग्जाम क्लियर भी हो जाता है, इंटरव्यू कॉल आ जाती है, तब भी नहीं पता होता है। तो प्रोबेबली दैट टेकन एज अ वेरी गुड चांस टू रियली नो वेदर ही वुड वांट टू रियली गो इनटू दोज सर्विसेज और नॉट। तो उसका होमवर्क वो अभी से करे, इंटरव्यू के पहले करके रखेगा तो इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा उसको, कि वो दोनों के लिए अच्छा है, उसके लिए भी कि अगर वो सर्विसेज के लिए फिट करता है तभी वो आना चाहिए उसे, एंड फोर्स के लिए भी अच्छा है इफ दे आर गेटिंग द राइट पर्सन। जी सर। सर आज की लाइफ तो ये हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के बिना इम्पॉसिबल है, तो आपने कैसे सोशल मीडिया से डील किया?
ओके सो मुझे इट हैड बीन क्वाइट सम टाइम फॉर मी, मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था। तो आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माई प्रिपरेशन इन 2014, तब सोशल मीडिया का उतना ज़्यादा शायद वो नहीं हुआ था, सो कॉल्ड पेनिट्रेशन नहीं हुआ था तब तक सारी दुनिया में। मोबाइल फोन के अंदर भी लिमिटेड थी, तो तब तक तो आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। मैं आज भी नहीं हूँ, मगर हाँ आई नो कि यू नो आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ सेक्लूडिंग योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया इज कीप मिनिमम एप्स एंड मिनिमम अकाउंट्स। आजकल इतने ऐप्स इतने अकाउंट्स हैं, ये टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया एंड देयर आर सो मेनी ऑफ देम, मतलब आई इवन डोंट नो द नेम्स ऑफ ऑल ऑफ देम। तो मेरे पास आज भी उनके अकाउंट्स नहीं है, बिकॉज आई जस्ट प्रेफर कि हाँ आप 1 या 2 रखो। मैं ये नहीं कहता आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ, आप 1 या 2 रखो जो आपके लिए बेसिक प्राइमरी वो रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप 1 आधों को रख लीजिए, तो उससे क्या है, आपने दिन में 10 मिनट देख लिया, 15 मिनट देख लिया, बीच में 5 मिनट देख लिया, दैट इज फाइन। मगर अगर आप 5-6 तरीके के अकाउंट्स, अलग अलग तरीके के ऐप्स बना के रखेंगे, देन इट विल बिकम अ डिस्ट्रैक्शन। एक तो ये बात, दूसरी बात द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। अगर मैं मान लीजिए पढ़ाई कर रहा हूँ एंड पढ़ाई करते हुए मैं लगातार मेरा नोटिफिकेशन आ रहा है, तो मेरे मोबाइल में सारे नोटिफिकेशन ऑफ होते हैं, आज भी ऑफ रहते हैं कि मेरे व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, मेरा हमेशा साइलेंट रहता है सब कुछ। बट तो ये चीज़ें ज़रूरी है, नहीं तो यू विल कीप लुकिंग एट योर फोन, रेस्टलेसनेस बढ़ती रहती है एंड आपका फोकस का ड्यूरेशन कम हो जाता है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया है आज के डेट में कि ड्यूरेशन ऑफ फोकस कम हो गई है। तो उसके लिए द बेस्ट वे इज कीप योर फोन इन साइलेंट, और आई थिंक आप मोबाइल डेटा ऑफ कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास फ़ोन होना ज़रूरी है इन केस समबडी कॉल्स यू एंड ऑल, तो आप अपना मोबाइल डेटा ऑफ रख लीजिए एंड फ़ोन साइलेंट पर रख के अलग में साइड में रख दीजिए एंड देन आप पढ़ाई करिए एंड मेक इट अ पॉइंट कि हाँ मैं 1 घंटे बाद देखूंगा अब अपना फ़ोन। तो मैं ऐसा करता था। एंड द थिंग इज कि यू शुड ट्राई एंड इनकलकेट इंटरेस्ट इन योर स्टडीज। अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं आएगा तो आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे फ़ोन वगैरह में। तो एक तो फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन का स्कोप कम करिए कि आपके पास अकाउंट्स कम हो, मिनिमम अकाउंट्स रखिए, साइलेंट पे रखिए फ़ोन। अननेसेसरी इंपॉर्टेंट कॉल्स को ही केवल मैं अपने मतलब मेरे में फ़ोन में वो फीचर कस्टमाइज कर रखे हैं, कुछ ही लोगों के कॉल्स में मेरे में रिंग बजेगी, अदरवाइज फ़ोन साइलेंट पे रहता था जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड अदरवाइज ऐप्स तो नॉर्मली साइलेंट पे रहती हैं, नोटिफिकेशन ऑफ रहते हैं हमेशा उन सबके। दूसरा, आप ट्राई एंड इनकलकेट इंटरेस्ट इन योर स्टडीज, ताकि आपको उसमें फ्लो बनेगा तो आप अपने आप ही भूल जाएंगे कि हाँ फ़ोन में कुछ था नहीं था। अगर आपको दिक्कत लग रही है, आपको फ़ोन में आप डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हो, तो मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता था। मोबाइल डेटा ही ऑफ है तो एक तरह से फ़ोन एक तरह से फिर एक पैसिव वो बन जाता है इंस्ट्रूमेंट। तो मैं वही है कि आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ दिस इज कि मिनिमम मिनिमम कॉन्टैक्ट विद योर फोन। चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज ही ना होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप जितना इंडल्ज होगे उतना आपको एंग्जाइटी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाएगी और आप उतना ही एक्सप्लोर करोगे। सर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी फॉर एग्जाम? यस सर। देखिए मेरा एक सिंपल सा वो था कि व्हाट कैन कीप यू गोइंग। सो इट इज़ अ लॉन्ग रेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, बाकियों का नहीं, बट मैं ऐसा नहीं था कि मैं कोई हर दिन 12 घंटे पढ़ता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ना ही मैं ऐसा कोई ओवर ब्रिलियंट था, इतना इंटेलिजेंट था कि मैंने एक ही बार पढ़ लिया उससे काम चल जाएगा, ऐसा भी नहीं था। आई वॉज अ नॉर्मल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। लेकिन आई यूज टू मेक श्योर दैट आई मैनेज माई टाइम इन द सेंस कि मैंने अगर सोचा हुआ है कि मैं वीक में एक दिन ब्रेक लूंगा, तो मैं एक दिन पूरा ब्रेक ले रहा हूँ, बाकी मैं 6 दिन 8 to 10 आवर्स पढ़ाई करूंगा मोटे तौर पे। किसी दिन आपकी 8 घंटे नहीं पढ़ाई हो पाई, 3 ही घंटे पढ़ाई हुई, 4 ही घंटे पढ़ाई हुई, दैट इज ओके, होता है, इट हैपन। वीक में एक बार हो सकता है अच्छा दिन ना जाए, अगले दिन फिर आप अच्छा पढ़ ही लेते हो। तो ये सब थोड़ा अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, बट व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि अगर मेरा आज का दिन अच्छा नहीं हुआ है तो मेरा कल का दिन ठीक होना चाहिए। यू शुड फील दैट गिल्ट कि यार आज अच्छा नहीं हुआ, आज पढ़ाई नहीं हुई, तो आपको कल अपना 12 घंटे ना करो, लेकिन एटलीस्ट जितना मिनिमम होना चाहिए 8 से 10 घंटे वो आप करो कि आप अपना। और उसको करने का बेटर तरीका ये है कि आप वीकली टारगेट बनाइए अपना, एक वीक का टारगेट बना लीजिए, मुझे इस हफ्ते में ये सब्जेक्ट्स करने हैं, इन सब्जेक्ट से ये पोर्शंस खत्म करने हैं, ये चैप्टर्स खत्म करने हैं। एंड उतना वीकली टारगेट जब आप रखोगे तो कभी होता है मैंने मंडे के दिन अच्छा नहीं पढ़ा, कोई नहीं, ट्यूसडे के दिन मैंने 8 घंटे में बहुत एफिशिएंटली पढ़ लिया तो मैंने खींच लिया। तो आप अपने आप ही यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर टारगेट। ये भी नहीं कि आप बहुत ओवर एंथुसियास्टिक टारगेट रख लो, ओवर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट ना रखो, आप रियलिस्टिक टारगेट रखिए जो आपको पता है आप अचीव कर सकते हो। एंड द मोर यू अचीव योर टारगेट द मोर मोटिवेटेड यू आर। अगर आपका डेली टारगेट मिस हो रहा है, हर दिन टारगेट मिस कर रहे हो,
तो इट इज़ एक्चुअली अ डाउनवर्ड स्पाइरल। तो आप कोशिश करो, अगर आपका डेली टारगेट मिस हो रहा है तो आप हर दिन टारगेट कम बनाओ। टारगेट कम बनाएंगे, आप टारगेट अचीव करेंगे तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगी, उससे आपका अगला दिन अपना दोबारा से सेम टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपने आप काम करेंगे, बिकॉज यू अप्रिशिएट योर ओन सेल्फ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, एक और मेरा प्रिंसिपल था जो मैंने अपने केस में देखा कि गलती भी आदमी करते हैं, मैंने भी करी। यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर ओन सेल्फ। इफ यू फील समथिंग, इफ यू फील अबाउट समथिंग, यू शुड, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे लग रहा है कि सम पर्टिकुलर book or some particular notes or some particular classes is not helping me out, then you should pay importance to your own thoughts. ये नहीं कि अगर मेरा फ्रेंड कर रहा है या मेरा कोई मेरा आइडियल बंदा जिसको मैं लगता है मुझे कि ये तो बहुत स्टूडियो से मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, वो कर रहा है, उसने रेकमेंड किया है, या फॉर एग्जाम्पल मैं भी रेकमेंड कर रहा हूँ कोई भी मटेरियल, कोई नोट्स, एंड इफ समबडी इज फीलिंग कि यार ये मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, आई डोंट थिंक तो मुझे वैल्यू एडिशन हो रहा है या मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब वो नहीं आ रहा है आपको समझ। आपको अपने थॉट्स की वैल्यू देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका फीडबैक मैकेनिज्म है। आपको प्रिपरेशन उसी हिसाब से इंप्रूव होगी, बिकॉज यू नो योर सेल्फ द बेस्ट। हर आदमी का अपना तरीका होता है, अपना एप्टीट्यूड होता है। तो जो आपकी फीडबैक है, बी ऑनेस्ट विद इट। एस्केपिस्ट भी नहीं होना है, ये भी नहीं कि आप एस्केपिस्ट हो जाओ और आप हर बार अपने आप के लिए बेंचमार्क लोअर करते चले जाओ, बट यू शुड ऑलवेज नो कि हाँ, यू शुड बी ट्रू टू योर फीडबैक। अगर आपकी फीडबैक कुछ आ रही है, उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको सुनिए एक बार ढंग से। तो ये दो चीजें जरूर कहूँगा मैं। तो आपके अकॉर्डिंग कोचिंग या फिर गुड गाइडेंस क्या रोल प्ले करती है? आपने कहीं से कोचिंग की थी इसके लिए? मैंने मल्टीपल जगह से कोचिंग की थी। इनका IAS नेक्स्ट में भी मैंने कोचिंग लिया था, तो अलग अलग इतना टाइम हो गया था, काफी जगह पे कर चुका था। द थिंग इज राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात। इट इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। लेकिन एज पर एज कोचिंग का कंसर्न, आई थिंक ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बिना कोचिंग के कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, बट कोचिंग आर देयर टू मेक योर लाइफ ईजियर, बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉबेबली मैं शायद खुद भी पढ़ लूँगा, ऐसी बात नहीं है कि शायद मैं खुद नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं उसी चीज़ को पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगा दूंगा। मैं उसी चीज़ को पढ़ने में एक हफ्ता निकाल दूंगा, जो मैं किसी कोचिंग क्लास के अंदर 3 दिन में खत्म कर दूँ, 3 क्लासेस में खत्म हो जाएंगी मेरी। तो इट इज़ अ स्मार्टर वे ऑफ स्टडिंग। तो अगर आपने जो कोचिंग में मिल रहा है, दैट शुड बिकम योर बेस, कि हाँ उन्होंने मुझे ये पढ़ा दिया, ये मेरे को समझ में आ गया, तो ये मेरा बेस है, नाउ आई शुड डेवलप ओवर दैट बेस। तो यू शुड न्यूज़पेपर्स को यूज़ करिए आप और स्टैंडर्ड बुक्स को यूज़ करिए, ताकि आप उसके ऊपर और बिल्ड करें अपने आप को। दैट शुड बी द अप्रोच। तो कोचिंग डज प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ऐसा नहीं है, इट हेल्प्स यू, बट अगर किसी के पास, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी डजंट हैव एक्सेस टू कोचिंग, ऐसा नहीं है कि ही कैन नॉट क्रैक इट, बिकॉज द सिलेबस ऑफ द एग्जाम इज सच कि इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इट इज नॉट अ टेक्निकल पेपर। तो बट येस, इट डज मेक लाइफ ईजियर फॉर स्टूडेंट, नो डाउट फॉर दैट। सर, अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में पूछूं तो फिर आपका सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र तो आई थिंक सक्सेस मंत्र तो ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक यू शुड ट्राई एंड कीप योर प्रिपरेशन सिंपल। मैं तो ये कहूँगा कि पीपल मेक इट कॉम्प्लेक्स। मैंने भी जैसे अभी कही है, इतने सोर्सेज बताए हैं, मगर वो सोर्सेज को आप कैसे हैंडल करते हो, आप उसे कॉम्प्लेक्स कर देते हो या आप उसे सिंप्लीफाई कर देते हो कि हाँ ये करना है, ये करना है, बस इतना करना है। मतलब चीज़ों को सिंप्लीफाई करिए, अपने आप को रिवाइज ज़्यादा करिए, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़िए और उसे रिवाइज ज़्यादा करिए। जस्ट डोंट ट्राई एंड एक्सपैंड योर सोर्सेज। मैंने आपको जितने सोर्सेज बताए हैं, प्रॉबेबली वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इनफ हैं फॉर एनीबडी टू गेट अ गुड स्कोर। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि अब आप उन सोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए और मल्टीपल टाइम्स पढ़ के मेक श्योर एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम दो सोर्सेज इज आप उसको सही कर दें एग्जाम में। तो रिवाइज मोर एंड सब चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए। आपको याद नहीं है अगर चीज़ें और आप बार बार बुक ही रेफर करना पड़ रहा है अगर आपको, तो दैट मीन्स इज अ प्रॉब्लम। तो याद रखना भी बहुत जरूरी है सारी चीज़ें। तो कीप इट सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं एक दो बातें कहूँगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इट वॉज विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट अ वेरी गुड रैंक इन CAPF, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट एनी वन ऑफ दोज की जो बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट या एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं
नो डाउट आई वॉज कंसिस्टेंट इन माई वर्क, बट इसलिए मतलब जो हम लोग हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि बंदा सिलेक्ट होता है, यार ये तो आई कैन नॉट गेट सिलेक्टेड, मैं मेहनत करूंगा, मैं सब करूंगा, मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है। पहली बात आई वुड से कि सबको ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता ही था। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। जो अपने आप को बोलता है ऐसा, वो बस कहता ही कहता है। इट इज नॉट रियली ट्रू। एवरीबडी फील्स कि हाँ उसका नहीं हो पाएगा शायद, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, फियर सबको होता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू कीप द पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ बढ़ूं, और जब मैं अच्छे एटीट्यूड से काम करूंगा और अपना 100% दूंगा तो आपको भी नहीं पता चलेगा आपका कब हो गया। बहुत नॉर्मल लोग ही सिलेक्ट होते हैं। आई एम टेलिंग यू, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपने और भी लोगों को देख रहा हूँ जो हमारे बैच में भी सारी जगह अलग अलग फोर्सेज में सिलेक्ट हुए हैं, मैं मिल रहा हूँ सबसे। नॉर्मल लोग सिलेक्ट होते हैं। बट द ओनली थिंग इज, जो लोग कहते हैं कि यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, आई वुड से कि हैव पेशेंस रखिए, और क्या बोलते हैं, जस्ट कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि हाँ मुझे ये नहीं कि मैं एस्केपिस्ट हो गया, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्रू टू माई सेल्फ। आप पढ़ाई करिए, अपना बेस्ट दीजिए, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। ये नहीं कि मेहनत से ना बचिए, कभी मेहनत करने की कोशिश करिए हमेशा। टेक द डिफिकल्ट पाथ, डोंट ट्राई एंड टेक अ शॉर्टकट। आप डिफिकल्ट पाथ लेने की हमेशा जब भी हिम्मत रखेंगे अपने अंदर, तो आपका धीरे धीरे ऊपर वाला जो है वो आपको कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे आपको सक्सेस देगा ही देगा। जी। तो एंड बट कीप पेशेंस, यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट, ये बात जरूर है। तो देयर इज नथिंग लाइक इंटेलिजेंस, देयर इज नथिंग लाइक ओवर हार्ड वर्क। एक सामने वाला 12 घंटे पढ़ता है, मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, मेरा तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू कैन रियली ट्रस्ट मी ऑन दैट। जी सर, जी सर, फिर तो थैंक यू। कॉन्फिडेंस इस बात पे रखिए जी। थैंक यू Yeah, आपकी ma'am. वैल्यूएबल टाइम के लिए। नहीं, नॉट एन इशू मैम। तो ये थे आपके सामने चिराग गर्ग। आई होप आपने इनसे कुछ अच्छा लेसन लिया हो जिसे आप अपने जीवन में उतार सकें। साथ ही साथ हो सकता है इनके टिप्स आपके कुछ काम आए। चलिए, मैं अवंतिका शुक्ला आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें।